नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर नीलेश वाला। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है कि हमने क्लास 11 केमिस्ट्री की एक्सरसाइज सॉल्यूशन इस चैनल पर रख दिया है। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 2 के 4 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे रख दिए हैं एज ए वीडियो फॉर्म में। तो अगर आपने ये मिस किया है तो ऊपर आई बटन आता होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर हम 2.31 से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब ये हमारा पार्ट 5 है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। जितने हो गए मेरे से अभी आज मैं उतने कराऊंगा और बाकी जो बचा वो हमारे होगा पार्ट 6 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2.31। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। उसमें दो है, ए है n इज इक्वल टू 4, ms इज इक्वल टू -1/2 एंड बी में है n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला करेंगे जिसमें है n इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू -1/2। अब आपको पता है कि n इज इक्वल टू क्या है, तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ms मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ओके, तो n की वैल्यू अगर 4 हो तो देखो 4 के लिए कितने ऑर्बिट्स आ सकती है, लाइक 4f तक आ सकता है। तो 4f के लिए 1s2 2s2 लेके यहाँ तक इतनी सारी ऑर्बिट आएगी। और लेकिन हमको स्पेसिफिक देखना है क्या, n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 वाली ऑर्बिट कौन सी है, 4s2 है, 4p है, 4d है एंड 4f है। तो मैंने इन सबको ऐसे यहाँ पे सेपरेट रख दिया। अब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे s में 2 है इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, d में 10 इलेक्ट्रॉन है और f में 14 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब इनको हम क्या करेंगे, देखो समेशन करेंगे सबका। 2 के मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ p के 6, d के 10 और f के 14, तो इनका समेशन हो जाता है 13। अगर आप उनको अरेंज करोगे इन दी ऑर्बिट, लाइक मैंने देखो यहाँ पे हर एक ऑर्बिट के अंदर अरेंज किया है। s के अंदर एक ही ऑर्बिट आती है, p के अंदर 3 ऑर्बिट, d के अंदर 5 और f के अंदर 7 ऑर्बिट आती है। सो देखो क्या क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप किए, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे एंड 14 यहाँ पे हमने फिलअप कर दिए। ओके, तो एक स्पिन अप होगी और दूसरी स्पिन कैसी होगी, डाउन होगी। वैसे सब हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। आप ध्यान से देखो सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, मतलब एक अप तो एक डाउन है ही। तो देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, -1/2 स्पिन। लेकिन यहाँ पे जो 32 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 32, उसमें से हाफ अप स्पिन है और हाफ कैसा है, डाउन स्पिन में है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 16 कैसे हो गए अप स्पिन में और 16 हो गए डाउन स्पिन में। अब जो नेक्स्ट है वो है 2.31 का पार्ट 2। तो उसमें क्या है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमको देखना है। अगेन n इज इक्वल टू 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो उसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2। लेकिन स्पेसिफिक हमें l इज इक्वल टू 0 चाहिए, तो l इज इक्वल टू 0 में कौन सी ऑर्बिट आ सकती है, s ऑर्बिट आती है। और हमने जो क्वांटम नंबर वाला वीडियो था उसमें देखा था कि जब भी l इज इक्वल टू 0 होता है, s ऑर्बिट होती है, तो s ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.32। ध्यान से इसको समझते हैं। शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर अ हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। According to the fourth postulate of the Bohr's model of a hydrogen atom, the angular momentum of an electron is a quantized. In a given stationary state, it can be expressed by the equation, and that equation is equal to MEVR is equal to NH upon 2 pi, where N is what integral number and ME is a mass of electron. अगर आगे देखें about the de Broglie wavelength, तो de Broglie wavelength की इक्वेशन क्या है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन MV। अब जो क्वेश्चन है वो समझना है कि ये पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखो, अगर हम इमेजिन करें कि यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस है, ये ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, मतलब उसके पास वेवलेंथ होती है और वो कैसा होगा, वेव नेचर में वहाँ पे घूमता होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने उसका वेव नेचर दिखाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमको ये प्रूव करना है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, राइट, ये ऑर्बिट का, वो कितना होगा, तो यहाँ पे जो वेव बनेगा, राइट, तो उन वेव की जो वेवलेंथ है
उनके मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी तो है ही। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एम वी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच बाई लैम्बडा। अब इस एम वी को हम यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है। ओके, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये एम वी के प्लेस में मैं क्या लिखने वाला हूँ, एच बाई लैम्बडा। तो एच बाई लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा इक्वेशन, एच बाई लैम्बडा इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, 2 पाई को यहाँ पे ले जाएंगे और एच बाई लैम्बडा को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 पाई को हम लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन पे है, तो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। ओके, और h बाई लैम्बडा को हम ले जाएंगे कौन से साइड, यहाँ पे राइट साइड, तो वो इन्वर्स हो जाएगा, h नीचे आ जाएगा, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा h अपॉन h ओमिट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्बडा। और आप सबको पता है कि 2 पाई r इज कॉल्ड एज अ सर्कमफेरेंस। तो ये हमारा जो था ये प्रूव हो चुका है कि जो सर्कमफेरेंस है कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, वो कितना होगा, लैम्बडा के n जितने मल्टीपल में होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.33, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड बी हैव द सेम वेवलेंथ एज अ बार्मर सीरीज n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2 ऑफ He प्लस स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे कंपैरिजन की है हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में, राइट। तो हमें ये बोलना नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन है एक एटम और दूसरा एटम हीलियम प्लस है, राइट। दोनों He प्लस एटम ही बोलते हैं, और जो He प्लस एटम या H लाइक एटम होता है उनमें एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब यहाँ पे ये Z क्या है, तो Z जो दिखाता है वो दिखाता है एटॉमिक नंबर। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ये Z की वैल्यू होगी 1 और इन द केस ऑफ हीलियम ये वैल्यू हो जाएगी 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.33 वो समझ लेते हैं, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज अ बार्मर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 to n इज इक्वल टू 2 ऑफ अ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देखो हमें कंपेयर करनी है हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में, राइट। तो चलो पहले देखते हैं कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एनर्जी की इक्वेशन है E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे जो Z है वो इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर और n दिखाता है कौन सी ऑर्बिट में है। अगर मुझे दो डिफरेंस चाहिए दो ऑर्बिट का, तो मुझे ये n की वैल्यू इनिशियल और फाइनल लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे जो डिफरेंस लेने के लिए क्या किया है, Ni और NF। Ni मतलब इनिशियल ऑर्बिट और NF मतलब फाइनल ऑर्बिट। तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं हीलियम के लिए। तो जैसे हीलियम के लिए अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ Z स्क्वायर को बाहर कॉमन रखा है, ये सेम टू सेम इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को क्या लिखा है हमने, RH लिखा है, राइट। अब देखो जो Ni है इनिशियल कितना रखा हमने, 4 रखा, और फाइनल ऑर्बिट कौन सी है, 4 से 2 हो रहा है, तो वहाँ पे हमने 2 रखा। ये जो Z है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ दी अवर हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 4। अब इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते एनर्जी डिफरेंस का जो आंसर आ जाएगा वो होगा -3/4 RH। अब इतनी एनर्जी जो ट्रांजिशन के अंदर यूज़ हुई है वो हाइड्रोजन में कैसे होगी, तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन को दोबारा लिखना पड़ेगा कि हमें जो एनर्जी डिफरेंस चाहिए वो कितना होना चाहिए, -3/4 RH, और वो ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए, हाइड्रोजन के अंदर। और ये 1 कैसे आ गया, तो ये हाइड्रोजन है और Z स्क्वायर मतलब Z की वैल्यू 1 होगी तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 1 आएगा। क्योंकि इतना जो पोर्शन है मैं आपको बता दूं, ये वाला पोर्शन किसके लिए, फॉर द हाइड्रोजन, और ये जो पोर्शन मिला वो कहाँ से मिला हमको, हीलियम में से मिला। नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये Ni और NF की वैल्यू कौन सी रखे जिसका आंसर -3/4 आए, तो Ni की वैल्यू 2 रखे और NF की वैल्यू 1 रखे, तभी आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर क्या आ सकता है, -3/4 आ सकता है। लेट्स चेक। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, -3/4, दोनों केस में सेम हो जाएगा।
दैट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर वो ट्रांजिशन कौन सा होगा, फ्रॉम 2 to 1 होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.34। काफ़ी डिफिकल्ट हमने अभी सॉल्व किया है, आपको समझना हो तो दोबारा रिवाइंड करके वो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ He प्लस गिव्स He+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहे हैं और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमको फाइंड आउट करनी है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डेल्टा ई मतलब जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो फाइनल कौन सा लेवल होगा, इनफाइनाइट होगा, और इनिशियल लेवल यहाँ पे हीलियम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन होगा 1s ऑर्बिट के अंदर, तो इसलिए हमने क्या लिखा, E1 लिखा। ओके, एनर्जी की इक्वेशन अभी आगे ही देखी एग्जाम्पल के अंदर, क्या थी, -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन n²। तो यहाँ इनफाइनाइट के लिए भी अप्लाई करेंगे, माइनस करके E1 के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये वाली हमको इक्वेशन मिल जाएगी। अब इनफाइनाइट, तो उसमें n की वैल्यू क्या करेगी, हम 0 करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये पूरा जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z की वैल्यू दोनों केस में क्या आएगा, 2 ही आएगी, क्योंकि ये हीलियम है, दैट्स वाई। ओके, तो ये होगा 0, ये इसकी वैल्यू हमने रखी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये रहा 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। तो आंसर आ जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.35। इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ स्केल ऑफ द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब हम एक स्केल है हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस पर अगर कार्बन एटम को रखे जिसका डायमीटर हो 0.15 नैनोमीटर, तो वो कितने रख सकते हैं हम, राइट। तो चलो पहले जो भी यूनिट है वो हमारे पास गिवन है वो उसको लिख देते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। याद रखो हमको जो भी यूनिट मिल रहा है उसको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, लाइक यहाँ पे नैनोमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो बेटर है दोनों को किस में कर दो, मीटर में कर दो। तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एज वेल एज जो नैनोमीटर में दिया है हमको उसको क्या कर दिया, नैनोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्जन आपको आता ही है। ओके, अब जो क्वेश्चन है वो समझ लो फिर से कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक स्केल है लेंथ वाली, राइट, और उसके ऊपर रखने हैं हमको क्या, कार्बन के एटम जिनका डायमीटर हो कितना, 0.15 नैनोमीटर, और वो कितने रख सकते हैं वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इक्वेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर है तो 1 एटम होगा, और हमारे पास स्केल की लेंथ कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो कितने एटम आ सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे इक्वेशन के अंदर वैल्यूज रखोगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो हमको आंसर मिलेगा 133.33 इंटू 10⁻⁻², और ये -9 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +9। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे, -2 + 9 तो आ जाएगा 7, लेकिन हमें ऐसा आंसर नहीं रखना है, हमको क्या करना है, पॉइंट में डिजिट ले जानी है 1 पॉइंट से। तो 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे जो पावर है वो 7 का क्या हो जाएगा, 9। क्यों, 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे हम गए, दैट्स वाई। तो इतने एटम 1.33 इंटू 10⁻⁹ एटम ऑफ द कार्बन हम इस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल के ऊपर रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.36। 2 इंटू 10⁸ एटम ऑफ अ कार्बन आर अरेंज साइड बाय साइड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ कार्बन एटम इफ द लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ उसके रिलेटेड जो भी जो देखा उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम्स हमको दे दिए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर लेंथ भी दी है, किसकी, स्केल की हमारे पास जो लेंथ है वो दे दी है, और हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ दी कार्बन एटम। तो मेथड जरा सी उसके जैसे ही होगी, तो चलिए वो भी करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि जो भी यूनिट हो उसको सेम टू सेम रखे, लाइक यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मैंने उसका कर दिया मीटर, और जो नंबर है वो तो हम ऐसे ही रख दिए 2 इंटू 10⁸। क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया है कि इस बार हमको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और उसकी लेंथ दी है, और उसके पर से हमको फाइंड आउट करनी है उसकी रेडियस, राइट।
ओके, सो लेंथ ऑफ स्केल मतलब जो लेंथ ऑफ सिंगल एटम है वो कितनी है हमारे पास, वो फाइंड आउट करना, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो लेंथ है 2.4 × 10⁻² डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल एटम की जो लेंथ है वो मिल जाएगी, और वो लेंथ है 1.2 × 10⁻10 मीटर पर एटम। लेकिन ये तो लेंथ हुई, मतलब ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ, और हमको डायमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, और वो करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.6 × 10⁻10। और अगर उसको कन्वर्ट करें हम मीटर के अंदर, मतलब कि उसको सेट करें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके, तो ये -10 का हो जाएगा -11। ये जो है वो है क्या हुआ, ये रेडियस हुई कार्बन एटम की। जो नेक्स्ट है वो है 2.37, द डायमीटर ऑफ अ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम इज अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। तो पहले ए वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे जिसमें रेडियस ऑफ जिंक एटम हमको फाइंड आउट करनी है पिकोमीटर के अंदर। ऑलरेडी उसका डायमीटर तो दिया है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो पहला काम जो करेंगे वो एंगस्ट्रॉम को करेंगे मीटर के अंदर कन्वर्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻10, राइट। अब उसका हाफ करेंगे क्योंकि हमको रेडियस चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो हमको मिल गई रेडियस। लेकिन अगेन यूनिट कौन सा है, मीटर में, लेकिन हमें आंसर चाहिए किस में, पिकोमीटर में। तो आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि पिकोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप क्या है। तो मैं बता दूं कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, 10⁻12 मीटर, राइट। अब हमारे पास कितने मीटर है, देखो तो 10⁻10 मीटर। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे कि 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। मैंने इसका उल्टा कर दिया, तो 1.3 × 10⁻10 मीटर इक्वल टू कितने हो गए, तो जो आंसर आएगा वो होगा क्या, आंसर इन दी पिकोमीटर। और वो आंसर कितना होगा, देखो तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.3 × 10⁻², राइट। अब 2 है तो डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करके कहाँ पे, इस साइड पे 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा 130 पिकोमीटर, राइट। शायद आपको ये समझ में आ गया है पूरा न्यूमेरिकल। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम अरेंज साइड बाय साइड लेंथ वाइज। अभी जो दो न्यूमेरिकल आगे देखा ना कार्बन एटम का, उसके जैसा ही है। तो देखो क्या करेंगे, अगेन जो डेटा दिया है उसको सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट, मतलब यूनिट में कन्वर्ट। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का कर दिया हमने मीटर, राइट। जो लेंथ दी थी सेंटीमीटर उसका भी कर दिया मीटर। देन क्या लिखेंगे, 2.6 × 10⁻10 मीटर, तो कितने एटम हो गए, 1 एटम हो गए। तो हमारी जो लेंथ है वो है 1.6 × 10⁻² मीटर, तो उसके अंदर कितने एटम हो गए, सिंपल रेशियो है। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 6.153 × 10⁻7। ये सभी कन्वर्जन आपको आता है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोडिंग और एडिटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो देखो जो मेन थिंग आपको एक्सप्लेन करनी है वो मैं आपको कर दूंगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप आपकी साइड से ज़रा देख लेना। अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बोलना, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या मिला हमको, नंबर ऑफ जिंक एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट दी 1.6 सेंटीमीटर लेंथ। अब है 2.38, उसमें क्या है, a certain particle carries the 2.5 × 10⁻16 coulomb of this static electricity charge. Calculate the number of electron present in it. मतलब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इतने चार्ज के अंदर। सिंपल, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पहले जो डेटा गिवन है वो लिख देते हैं, और मैं आपको बता दूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। आगे आएगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, राइट, ओके। तो अब हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल रेशियो करेंगे हम, क्या करेंगे, 1.6022 × 10⁻19 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2.5 × 10⁻16, तो कितने इलेक्ट्रॉन, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो आंसर आएगा और वो होगा, आंसर कितना है, 1560.3 इलेक्ट्रॉन कितने के अंदर हो गए, 2.5 × 10⁻16 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये था हमारा 2.38। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.39। इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्सरे
if the static electric charge on the oil drop is minus 1.28 into 10 raised to minus 18 coulomb, calculate the number of electron present on it। जो वो अभी किया था वैसा ही काम करना है। देखो हमको चार्ज दे दिया है, कितना चार्ज है और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले मैंने चार्ज लिख दिया और ये भी लिख दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। अब वही इक्वेशन कि माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतना चार्ज है 1.282 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे और उसका आंसर आ जाएगा कितना 0.80125 इंटू 10 रेज़ टू 1। ये 10 रेज़ टू 1 है तो एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो कितना है 8.0125, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए उस ऑयल ड्रॉप पे जिसका चार्ज कितना है माइनस 1.282 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 कूलम। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी थे जिसमें वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ था जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ज़्यादा लग रही है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और आराम से उसको देखिए, अपनी नोटबुक में उसको लिख दीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे 2.41 से जितने मैक्सिमम हो सकते उतने में कराऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप खुद कर सकते हो उनको स्किप कर दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट में ये मत बोलिएगा कि भाई क्यों नहीं रखे क्वेश्चन, क्योंकि वो मुझे पता है कि आप कर सकते हो, इसलिए मैंने वो नहीं रखे हैं। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ 2.41 से आगे हम जाएंगे और सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स। वीडियो कैसा लगा वो लाइक और डिसलाइक से आप बता देना, साथ में कमेंट सेक्शन में भी आप बता देना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और क्या आपको नए टॉपिक्स चाहिए। ओके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।